नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। ये कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगना। कहीं गिरने या एक्सीडेंट से ऐसा हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के संदेश को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है। इसीलिए यदि स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरह की चोट लग जाती है तो इससे पूरे शरीर के लिए बहुत सीरियस माना जाता है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो उनका डेली रूटीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट लग गई है तो अपना ध्यान कैसे रखें और रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज कैसे किया जाता है, आज इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्वोदया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर आशीष तोमर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार सर, थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने से हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? सर, स्पाइनल कॉर्ड का काम बेसिकली ये है कि हमारी जो नसें होती हैं, जो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह है, वो ब्रेन से निकल के हमारी मांसपेशियों में जा रही है, हमारे स्किन में और इधर जा रही है, जिससे हमें छूने का पता चलता है, जिससे हमें मांसपेशी हमारी काम करती हैं। हमारा पूरा शरीर जो है उन नसों के द्वारा ही चल रहा है, और वो ब्रेन से सिग्नल कैरी करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल के फिर हमारे हाथों में, पैरों में, ब्लैडर, पेशाब की जगह थैली में और लैट्रिन की जगह पे जाती हैं, और वहां से वो नसों को काम करवाती है। ये उसका काम है। ओके डॉक्टर, जैसा कि आपने अभी बताया, हमारे शरीर में स्पाइन कितने हिस्सों में डिवाइड होती है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर होती है तो इसे कितने प्रकार में बांटा जाता है या उन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है लोगों के दिमाग में ऑलमोस्ट। हाँ जी। तो स्पाइन जो है सर डिवाइडेड रहता है। जो हमारा गर्दन वाला हिस्सा है उसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ओके उसके नीचे फिर डोर्सल स्पाइन या थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं। फिर लंबर स्पाइन आता है, और उसके नीचे सेक्रम और कॉक्सिक्स है। बेसिकली स्पाइन हमारा जो सेक्रम में जाके फिर एंड हो जाता है वहाँ, और हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन से हमारे हाथों में नसें जा रही, अपर लिम्ब में नसें जा रही। डोर्सल स्पाइन से हमारे जो थोरैसिक एरिया, डोर्सल एरिया है, जो बीच का रीढ़ की जो छाती वाला एरिया, इस एरिया में जाती है, और लंबर स्पाइन से हमारे पैरों में नसें निकलती हैं। ओके तो बेसिकली नसें इस तरह से स्पाइन को हम डिवाइड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? ये इसे और क्या कहा जाता है, मतलब किन इसे बांटा कैसे जाता है? ये इसको इन्हीं तीन भागों में हम बांटते हैं। और इंजरी का जहां तक है, इंजरी जब होती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसको हम इनकम्प्लीट इंजरी बोलते हैं। जब नसें थोड़ा काम करना बंद कर रही है लेकिन काम कर रही हैं, या फिर हम कंप्लीट पैरालिसिस या कंप्लीट लकवा जिसे बोलते हैं, तो उसको हम क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं, जब हाथ और पैर दोनों काम करने बंद कर गए, या पैराप्लीजिया बोलते हैं जब सिर्फ पैर काम करने बंद कर देते हैं। ये ओके डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल पे इंजर हो गया है। जिस ओके लेवल पे इंजर होता है उसके नीचे का स्पाइनल कॉर्ड का एरिया जो है, उसके नीचे की नसें काम करना बंद कर देती हैं। ओके So डॉक्टर basically आशीष, मैं that इसी से रिगार्ड क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि यदि गिरने से, किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी तरह की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि कई बार उसी समय नहीं पता लगता है, बाद में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे जब जब भी कोई इंजरी हो रही है या रोड जी ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बात करें, तो एक तो दर्द होता है, मरीज को दर्द हो रहा होगा। अगर फ्रैक्चर, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया रोड पे चोट लगने से या गिरने से, तो उस एरिया में जैसे सर्वाइकल स्पाइन है, थोरैसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें दर्द बहुत रहता है पेशेंट को। और वो उस एरिया, जैसे वो पेशेंट अपनी गर्दन में अगर फ्रैक्चर है तो गर्दन को संभाल नहीं पा रहा होगा, गर्दन को उठा नहीं पा रहा होगा। दूसरे लक्षणों में कमजोरी आ सकती है, हाथ पैर चलाने की ताकत जा सकती है, पेशेंट को सुनपन लग सकता है, पेशाब और लैट्रिन की ताकत जा सकती है। तो सर ये सब लक्षण होते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी मरीज को चोट लग गई है और वो उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है कमर में या गर्दन में, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को जो है इमोबिलाइज करके शिफ्ट किया जाए, और उसको ध्यान रखा जाए कि वो जो इंजरी है उसकी एग्रेवेट हो, तो उसकी नसें ना दब जाए और उसको नसों में कमजोरी ना हो जाए। दैट इज अ ओके वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मतलब आपकी जो नसें हैं वो सेंसेबल रहें और आप जैसे मूव करना चाहते हैं वो वैसे मूव हो। बिल्कुल बेसिकली इसमें हम लॉग रोल टेक्निक बोलते हैं। ओके पेशेंट को एज अ कंबाइंड लॉग, जैसे एक पेड़ का कट्ठा होता है, उसको जी कंबाइंड मूव करना है, अलग अलग पार्ट डायरेक्शन में मूव नहीं होना चाहिए। सर्वाइकल में हम कॉलर लगाने की बात करते हैं, अगर किसी के ओके पास कॉलर नहीं है तो वी हैव टू सपोर्ट इन अ सेंस कि वो कंबाइंड मूवमेंट हो। ऐसा ना हो कि गर्दन अलग जा रही है, कमर अलग जा रही है, जब तक कि हम उसको रूल आउट ना कर सके कि कोई इंजरी हुई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है। ओके
डॉक्टर आशीष, मेरा अगला सवाल आपसे है, किसी दुर्घटना और गिरने के अलावा इसका कोई और कारण हो सकता है, जैसे कि कोई बीमारी जिसमें व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो या आ सकती है? तो स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी डिस्क प्रोलैप्स से हो सकता है, जिसको हम पीआईवीडी बोलते हैं। उम्र के साथ नस दबती है, जिसको हम लंबर कैनाल स्टिनोसिस बोलते हैं। कोई इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का बहुत कॉमन है, उसमें मवाद पीछे से प्रेशर डालती है नस पे और धीरे धीरे नस को इंजर कर देती है, उसकी वजह से हो सकता है। कोई ट्यूमर या कैंसर स्पाइनल कॉर्ड का हो सकता है जो उसको नस को दबा दे और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। ओके। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जिसकी वजह से इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है। ओके। डॉक्टर आशीष, ये जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, इसका पता लगाने के लिए कोई स्कैन भी किए जाते हैं? हाँ जी, तो एक्सरेज, एमआरआई एंड सीटी स्कैन, दीज आर ये बेसिक 3 चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है। अगर हम स्क्रीनिंग एक्सरे, जैसे कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आता है या कुछ होता है, तो हम हमेशा सर्वाइकल स्पाइन को रूल आउट स्क्रीन करते हैं। दैट इज दी वन ऑफ द एक्सरे, एक तरह का एक्सरे जो हम हमेशा कराते हैं। और उसके अलावा हम एमआरआई करा के देख सकते हैं, सीटी करा के देख सकते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है कि नहीं। मोस्ट सेंसिटिव इज एमआरआई स्कैन की। एमआरआई स्कैन में सबसे आराम से पता चल सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है कि नहीं। ओके। डॉक्टर, क्या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी से पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, और क्या इन लोगों को सर्वाइकल संबंधित परेशानियां भी हो सकती है? क्योंकि ये दो बहुत बड़े टॉपिक हैं और बहुत बड़ी इंजरीज, डिसीज हैं। सर्वाइकल जो हम आज मौका मिला है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अच्छा। कि जो एक बहुत कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर हमें सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल होना कोई बीमारी नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके। सर्वाइकल इज नो डिजीज एज सच। सर्वाइकल तो आपके भी है, मेरे भी है, वी हैव अ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल होने का मतलब इतना ही है कि हम सबके पास एक सर्वाइकल स्पाइन है। जो डिजीज होता है उसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोमाइलोपैथी, जब नस दब रही होती है तब उसको बोलते हैं। जब नस दब रही है, सिर्फ नर्व रूट दब रही है, तो रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। अगर मेन कॉर्ड दब रही है तो स्पॉन्डिलोमाइलोपैथी या माइलोपैथी बोलते हैं। तो सर्वाइकल जो हम कॉमन भाषा में जो समझते हैं कि मेरे को सर्वाइकल है, वो जनरली मस्कुलर प्रॉब्लम होती है और उसका इलाज सिर्फ और एक्सरसाइज होता है, उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हाँ, पैरालिसिस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है। अगर कंप्लीट नस कट जाए तो, या चोट के कारण या किसी भी कारण से नस में अगर चोट आ जाए और नस कट जाए, तो वो कंप्लीट जिस लेवल पे वो नस कटी है उसके नीचे का एक्सक्यूज मी सॉरी, उसके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगर गर्दन में कटेगा तो हमारे हाथ और पैर दोनों में प्रॉब्लम आएगी, और अगर नीचे कटेगा तो उसके लकवा पैरों में मार जाए बेसिकली। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कौन से काम नहीं कर सकता और इसमें किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को? एक्सक्यूज मी, स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली जो मैंने जैसा बताया कि 2 तरह की इंजरी है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब तो है कि पेशेंट को हाथ पैर या पैर चलाने की ताकत ही नहीं बचेगी, तो वो फिर वो समय के साथ अगर रिकवर करती है तभी वो कुछ कर पाएगा। इनकम्प्लीट इंजरीज में ये होता है कि कुछ हिस्सा काम कर रहा है, कुछ हिस्सा नहीं काम कर रहा है। तो जो पार्शियल वीकनेस है उसको फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं, देन दैट काइंड ऑफ पेशेंट कैन इंक्रीज विद मतलब इंप्रूव विद टाइम। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, इसमें किस तरह की सर्जरी की जरूरत पड़ती है? सर्जरी का डिपेंडिंग कि मरीज को क्या समस्या है या क्या उसका कारण है, नस में चोट लगने का या नस की प्रॉब्लम होने का, सर्जरी डिसाइड करी जाती है। जैसे कि अगर फ्रैक्चर का केस होता है तो हम उसमें उसको स्क्रू ऊपर नीचे डाल के फिक्स करते हैं, जिससे कि उसका स्पाइन मूव ना करे और जो भी चोट लगे वो चोट बढ़े ना, और मरीज को रिकवरी का चांस मिले। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब एक कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, जब पेशेंट को लकवा मार जाता है, फ्रैक्चर के बाद लकवा मार जाता है, और अगर मान लीजिए मरीज का स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से कट गया है, तो वो ज्यादातर समय में वो एक इरिवर्सिबल तरह की इंजरी होती है। बट अगर वो नस कटी नहीं है और नस में जान है, तो हम उसको ऊपर और नीचे स्क्रू डाल के फिक्स कर देते हैं, और वो समय के साथ धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। रिकवरी का टाइम जनरली 3 से 6 महीने का समय सबसे क्रूशियल होता है। जो सबसे ज्यादा रिकवरी होनी है स्पाइन के अंदर, वो 3 से 6 महीने में होती है। Okay. और हम 1 साल तक की रिकवरी
को एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब 1 साल में जो रिकवरी होनी है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद वो हो जाती है। उसके बाद फिर जनरली रिकवरी होना कम हो जाता है। तो ओके। इसीलिए जो भी सर्जरीज इससे रिलेटेड है, जैसे हम कमर की पीछे पोस्टीरियर सर्जरीज, एंटीरियर सर्जरी, बहुत तरह की सर्जरीज करते हैं। ओके। और अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा, फ्रैक्चर के अलावा जो कॉजेज होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, डिस्क की वो हो गई, या कनाल स्टेनोसिस हो गया, उस तरह के कॉजेज को बहुत आराम से ट्रीट किया जा सकता है। ये सर्जरीज बहुत सेफ होती हैं। ओके। इसके अंदर रिस्क, प्रॉब्लम बढ़ने का या समस्या बढ़ने का रिस्क लगभग उतना ही है जितना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी को एक्सीडेंट, रोड क्रॉस करते हुए किसी को एक्सीडेंट होने में खतरा होता है। ओके। तो जनरली ये सर्जरीज बहुत सेफ होती है और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ओके। डॉक्टर आशीष, कहा जाता है कि लेग फोल्ड करके, जिसे हिंदी में हम आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की बॉडी का सारा वजन लंबो स्केल स्पाइन पर आता है। क्या ये बात सही है या फिर कोई ये मिथ है? नहीं, आलती पालती मारने के बैठने में कोई इशू नहीं है। ओके। आइडिया ये है कि जब हम बैठते हैं तो जी। हमारे जो कमर पे फोर्सेस हैं जी। वो लेटने से या चलने से ज्यादा पड़ती है। ओके। क्योंकि हमारे बैठने पे फोर्सेस ज्यादा है, अगर हमारी कमर कमजोर है तो सारी जो डिस्क प्रोलैप्स या इस तरह की समस्या है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, या ओके। कमर दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कमर में जब हम बैठ रहे हैं, पोस्चर इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हम सीधे बैठे रेदर देन स्लाउच करके बैठे, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी ओके। चीज ये है कि हमें अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना जरूरी है, कि ताकि वो हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सके। बेसिकली समय के साथ, इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, जब पहले भी जब जानवर होते थे तो 4 पैरों पे रहते थे, उनकी स्पाइन में इस तरह की दिक्कत, वी हैव बिकम ह्यूमन बीइंग्स, हम खड़े हो गए, हम सीधे हो गए, तो इस वजह से पीछे का जो हमारा एरिया है कमर का वो थोड़ा कमजोर है। तो हम जब बैठते हैं उस पे वो स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, उसी की वजह से डिस्क प्रोलैप्स और इस तरह की समस्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। एक जनरल सा सवाल है कि व्यक्ति की जो शरीर में हड्डियाँ होती हैं वो किस वजह से कमज़ोर हो जाती हैं? जैसे कि अभी सबसे यंगस्टर्स में भी आप देखें तो यंगस्टर्स में भी काफ़ी लोगों की हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर हो रही हैं, तो इसका क्या कारण है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो इनएक्टिविटी है। मतलब ओके। काम, खेल कूद ना करना, वॉक ना करना, वर्जिश ना करना, दैट इज दी, ये सबसे जरूरी कारण है। ओके। उसके अलावा फिर डाइट आता है। डाइट में हम लोगों को कैल्शियम इंटेक, बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते, दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम इंटेक नहीं होगा। कैल्शियम का सही मात्रा में अगर शरीर में जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली हड्डियां जो है हमारी मजबूत नहीं रह पाएंगी। ओके। और एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब चीजें पॉजिटिव, मतलब एक तरह से पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं इसको, हड्डी को मजबूत करने के लिए, उसको और मजबूत रखते हैं। तभी हम हर मरीज को ये बोलते हैं कि आधा घंटा चलना ही है, वॉक करना ही है, एक्सरसाइज करनी ही है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं जिनको पोस्ट मेनोपॉजल जो कमजोरी आती है हड्डियों में, उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक 20-30 साल तक हमारी जो हड्डियां है ना वो उस समय तक तो मजबूत होती है, उसके बाद फिर वो डाउनहिल कोर्स है। तो आपने अपना रिजल्ट 30 साल तक कितना अच्छा बनाया ना, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो ओके। हर किसी को ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत के 30-35 साल तक जो आप जिस तरह से एक्टिविटी करते हैं, रखते हैं अपने शरीर को, वो आपके लिए आगे तक बहुत हेल्प करने वाला है। तो इनिशियल फ्यू ईयर्स, जो 30 साल तक की उम्र है, तब तक के लिए आपको अच्छा खाना पीना खाना है, ऑब्वियसली सारे समय खाना पीना अच्छा खाना है और सारी वर्जिश करनी है, लेकिन शुरुआत के साल बहुत जरूरी है। तो यंगस्टर्स को खाना पीना, दूध वगैरह लेना डाइट में बहुत जरूरी है। ओके। और इसमें कितना कैल्शियम मतलब आपको इनटेक करना चाहिए? एक यंगस्टर्स को या फिर ओल्ड मैन को कितना कैल्शियम होना चाहिए मतलब उनकी बॉडी में? लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बोलते हैं हम बेसिकली। ओके। और जो मतलब बेसिकली दूध और ये जो कैल्शियम डाइटरी, जो व्हाइट वाली चीजें होती हैं, इनमें कैल्शियम होता है, दूध, दही। तो ओके। हम अगर एडिक्वेटली उसको ले रहे हैं तो भी कैल्शियम सफिशिएंटली जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो दे अवॉइड, मतलब वो दूध पीना ही नहीं चाहते, तो ओके। उनको फिर कमर में दर्द और इस तरह की चीजें होने लगती हैं। ओके। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि कौन सी चीज़ों का सेवन करने से हमारी मसल्स स्ट्रांग रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room
than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.